नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे इसकी एक पार्ट में जानेंगे जब प्रक्रम में परिवहन क्या होता है। तो परिवहन में देखा जाता है कि मतलब जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उपापचयी क्रिया के पश्चात जो जिसे सरलीकरण बोलते हैं या पाचन बोलते हैं इसी को, तो ये जठर ग्रंथिया के द्वारा आपकी भोजन पाचन क्रियाएं संपन्न होती है। और इसमें जो देखा जाता है, जो हमारी आंत होती है, इसमें भोजन क्या करता है, पाचन संपन्न होता है। तो इसको जो हमारे शरीर में जो भोजन पचा हुआ होता है, तो किसके द्वारा जो होते हैं, कैसे वो उसका परिवहन किया जाता है। मतलब हमारे पूरे शरीर में आपके धमनी या सिरा के रूप में देखा जाए या आपका देखा जाए कि ऊतक में या पहुंचाने का कार्य जो हमारे शरीर में रुधिर तक, रुधिर के रूप में और ऑक्सीकरण के पश्चात विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कैसे किया जाता है, पहुंचता कैसे है भोजन। भोजन तो विभिन्न हमारे पूरे शरीर जो तत्व है या ऊतक है, इसको भरण पोषण के लिए तो हमें क्या भोज्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन पचने के पश्चात तो पूरे शरीर में क्या करेगा, भोजन ले जाने का कार्य करेगा। भोजन जाएगा तो कैसे जाएगा, तो उसका क्या किया जाता है, तो उसका परिवहन किया जाता है। तो कुछ ऐसे होते जो जिसमें दो प्रकार के परिवहन कार्य करते। एक खुला परिवहन होता है जिसे आप कहते हैं क्या होते हैं, ओपन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक आपका क्या होता है, एक आपका बंद होता है, क्लोज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दो प्रकार के माध्यम होते हैं जो आपके शरीर में क्या करते हैं, भोजन के मतलब परिवहन के रूप में कार्य करते हैं। तो उसमें कौन कौन से आर्गन जो होते हैं, कौन कौन से भाग जो होते हैं, वो पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो है, तो विभिन्न प्रकार की जैसे कोशिकाएं होती हैं, तो उसमें कोशिका जब भोजन पचने के पश्चात जो ऊतक में क्या करते, कुछ कोशिकाएं क्या करती, संचार के रूप में होती हैं। जो जैसे आप देखे जाए, जैसे नलिकाएं जो होती हैं, ठीक है, या धमनी या सिरा के रूप में, तो वो उसके माध्यम से अगर क्या किया जाता है, शरीर में क्या होता है, संचार किया जाता है या रक्त का संचार किया जाता है, या ऑक्सीकरण के द्वारा जो होता है, ऑक्सीजन और रुधिर के रूप में, रुधिर को भी शरीर के विभिन्न भागों में तत्वों में पहुंचाने का कार्य किया जाता है, तो ये ऑक्सीकरण के रूप में होता है। तो जो आपके शरीर में जो है धमनी शिराओं के द्वारा जो होते हैं पहुंचाने का कार्य किए जाते हैं उपापचयी क्रिया के पश्चात, तथा जो शरीरीकरण था रुधिर पाचन को, तो उसमें आते हैं, उसी को हम कहते हैं बंद परिसंचरण कहते हैं। अब खुला परिसंचरण होता है तो इसमें किसी छोटी या बड़ी कोशिकाओं के द्वारा नहीं पहुंचाया जाता है। ये क्या होते हैं, एक डायरेक्ट माध्यम से ऊतक में क्या किए जाते हैं, जो शरीरीकरण होता है, पचा हुआ भोजन होता है, वो पहुंचाया जाता है। तो ये यही अंतर होता है खुले परिसंचरण में, बंद परिसंचरण में। खुला परिसंचरण जो होता है वो शरीर में किसी प्रकार की कोशिका या किसी प्रकार के जो है धमनी शिराएं के रूप में या कोशिकी या नलिका की आवश्यकता नहीं होती। ये खुद जो होता है वो खुले के रूप में जाकर जो आपको ऊतक के माध्यम में क्या करते हैं, शरीर में विलीन हो जाते हैं। तो ये आप चाहे वो रुधिर के रूप में हो चाहे ऑक्सीजन के रूप में, तो उसका ऑक्सीकरण होकर शरीर के विभिन्न भागों में संचार हो जाता है। लेकिन बंद परिसंचरण में एक बंद होता है, बंद में से एक नलिका के द्वारा जो विभिन्न भागों में क्या किया जाता है, रुधिर या आप जो भोजन ग्रहण करने के बाद उपापचयी क्रिया के पश्चात तथा शरीरीकरण होने के पश्चात या पचा हुआ भोजन जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में कोशिका या नलिकाओं के द्वारा जो है वह क्या किया भेजा जाता है, उसी को कहते हैं बंद परिसंचरण, क्योंकि वो नलिका इत्यादि के माध्यम से ऐसा जा रहा है। और खुला में जो होता है वो डायरेक्ट आपके शरीर में जो हम उपापचयी क्रिया के पश्चात जो भोजन हमारा क्या करता है, मतलब पचता है, वो ऊतक में क्या होता है, विलीन होता है, वो धीरे से आपके क्या किया जाता है। तो ऐसे आपके इसे खुला परिसंचरण कहते हैं। अब इसमें प्रश्न बनता है कि जो शरीर में जो होते हैं आपके पोषक तत्व जो होते हैं, ये भरण पोषक तत्व के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन की क्रिया करने के बाद ऐसी परिस्थितियां बनती है। अब आते हैं
अब इसमें देखिएगा, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि आपका जो है कि थोड़ा जानने के प्रयोग परिवहन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसमें आते हैं, देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये आप या हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट करते हैं अर्थात ले जाने आने का, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें दो शब्द देखिएगा, परिवहन होता है। तो आप ये कहेंगे, अगर इस तरह से समझ ले थोड़ा, देखिएगा, देखिए परिवहन, परिवहन, अब यहां आता है परि प्लस वहन। देखिएगा इसमें दो शब्द के रूप में हम समझे तो परिमेश माने चारों तरफ, अर्थात चारों ओर, कहां से, मुख गुहा से, हमारी जो मुख गुहा है यहां से पूरे एनस तक। तो भोजन क्या करते हैं, जैसे आपके आंत है, आंत तथा छोटी आंत बड़ी आंत होती है, जो आपके देखा जाए छोटी आंत जो होती है ये छोटे बच्चों में जो होता है 20 फीट लंबी होती है, वयस्कों में देखा जाता तो 30 फीट लंबी होती है। तो ये आप मुख गुहा से लेके जो है एनस तक जो होते हैं, गुदा द्वार तक, ये भोजन क्या करते हैं, इसी भोजन के द्वारा जो हम क्या करते हैं, इसको भोजन को ग्रहण करते हैं इसके द्वारा, और क्या करते हैं, वो भोजन को उत्सर्जित कर देते हैं अर्थात जो एनस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती, आपकी भोजन के पाचन के अंतर्गत इससे शामिल किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी भोजन जो है वो छोटी आंत में क्या पूर्ण रूप से पचता है, जिसमें 5 या आप पहले 5 घंटे आप 59 मिनट ऐसे लगते हैं, तो 5 घंटे मानते हैं कि भोजन पचने में ऐसे इसमें लगते हैं। और बड़ी आंत जो होती है, जो भोजन पचा रहता है उससे जो है लिक्विड के रूप में होता है या तरल के रूप में होता है, उससे क्या करते हैं, उसे ठोस बनाकर क्या एनस के द्वारा बाहर निकालने का काम करते हैं, जिसे हम उत्सर्जन बोलते हैं। तो आप थोड़ा जानने का प्रयास करें। अब देखिएगा कि जिसमें परिवहन होता है, परिमेश माने चारों तरफ, अर्थात चारों हमारे पूरे शरीर में क्या करते हैं, भोजन या जल इत्यादि जो हो, जब उससे ऊपर पचे होती है, मतलब क्या होता है उसका जो है आप पाचन होता है, तो क्या करते हैं, पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। परिमेय सारे चारों, मतलब पूरे शरीर में जो है एनस के द्वारा जो पूरे शरीर से लेकर मुख गुहा से लेकर एनस पूरे शरीर में पहुंचाना था। परिवहन चारों आपके शरीर के पूरे भाग में। और वाहन मीन्स आने ले जाने का कार्य करता। तो वही बात आ गई, वाहन मीन्स आने जो आप खुला परिसर जो ऊतक के द्वारा पूरे शरीर में क्या करते, पूरे भाग में जो हमारा ऊतक होता है उसमें कुछ कोशिकाएं जो होती हैं सहभागिता नहीं लेती हैं, वो ऊतक के द्वारा आपके भोजन क्या होते हैं विभिन्न भागों में संचालित हो जाता। इसे कहते हैं खुला परिसंचरण कहते हैं। और इसको बंद परिसंचरण में अंतर कहते हैं, जिसमें नलिकाएं क्या करती हैं, भाग लेती हैं, कोशिकाएं भाग मिलकर आपके शरीर में भोजन क्या करती हैं, ऑक्सीजन और इसके पचे हुए भोजन को रुधिर इत्यादि क्या करते हैं विभिन्न भागों में एक कोशिकाओं द्वारा और नलिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन पहुंचाया जाता, इसे बंद परिसंचरण कहते हैं। तो आप इसमें परिवहन में समझ गए कि मतलब पूरे शरीर, वाहन में सर धोने का कार्य करती है। ये जो आपकी नलिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, ये सारी जो मिलकर आपके जो बचे हुए भोजन को शरीरीकरण जो हुआ रहता भोजन उसके विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं, उसी को हम परिवहन बोलते हैं। अब आते थोड़ा इसमें जानने का प्रयास किया जा रहा है। देखिएगा कि बहुकोशिकीय प्राणियों में, जो बहुकोशिकीय प्राणी जो होते हैं, हम लोग क्या है बहुकोशिकीय हैं, देखा जाता है। जैसे आप देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा के जंतु हो गए, एनिलिडा के जंतु हो गए जिसमें बंद परिसंचरण होता है। आर्थ्रोपोडा में जो होता है खुला परिसंचरण होता है, जिसमें आप देखा जाए जिसमें आते हैं केचुए आते हैं, जिसमें जो है आपके बंद परिसंचरण होते हैं। मनुष्य में भी बंद परिसंचरण होते हैं। अगर आपका देखा जाए विभिन्न, जैसे इसमें देखा जाए खुले बंद परिसंचरण के खुला परिसंचरण के अंतर्गत आर्थ्रोपोडा आते हैं, कीट आते हैं, तो ये सभी बंद परिसंचरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कहते हैं, देखिएगा बहुकोशिकीय प्राणियों में शरीर की संरचना अत्यंत जटिल होने के कारण विभिन्न जैव क्रियाओं के उत्पाद एवं अन्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में क्या किया जाता, स्थानांतरण में क्या की आवश्यकता होती है। अब आप कहते हैं स्थानांतरण में इंसाने मतलब एक से दूसरे स्थान अर्थात मुख गुहा से लेके आपके छोटी आंत तक और शरीर के एनस तक पहुंचाने की क्या होती, भोजन की क्या होती है क्रियाओं के लिए पदार्थों के विभिन्न भागों में
स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। तो स्थानांतरण कौन करेगा? तो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत और इसके बाद ऊतक और कोशिकाएं मिलकर ये भोजन का क्या उपापचय क्रिया के पश्चात या उपापचय के पश्चात भोजन पचा हुआ भाग को क्या करते हैं? स्थानांतरण करने की आवश्यकता होती है, अर्थात भेजने की आवश्यकता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो होते हैं हमारे विभिन्न पार्ट शरीर के भागों में पहुंचाने का कार्य धमनी, शिरा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्या करती हैं? और ऊतक के माध्यम से होता है और इसी को क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके हस्तांतरण की आवश्यकता पड़ती है। आप आगे देखिएगा, जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आते हैं कि भोज्य पदार्थों का सरलीकरण होता। अभी मैं जैसे बोला हूं कि उपापचय क्रिया था सरलीकरण होता है, क्योंकि ये भी एक जटिल प्रक्रिया होती है। जैसे आप माने अगर भोजन हम ग्रहण करते हैं तो आप देखेंगे कि जितना आग जो होते हैं हम किसी अलाव को जलाते हैं, बाहरी भाग में जो किसी आप देहात में देखे हैं लोग कौड़े जिसे बोलते हैं या उसे अलाव को जलाते हैं, तो जितना उसमें जो आग जलती है उससे कई गुना जो है हमारे शरीर में भोजन क्या करता है? जलता है। तो अगर हम कभी उसी को भोजन करने के तत्काल ही हम क्या तुरंत जल ग्रहण कर लेते हैं, तो जैसे कहते हैं कि दहकता हुआ मतलब आग है, जलती हुई आग, उसमें पानी डाल दीजिए, जैसे धुआं इत्यादि फेंकने लगता है तो उस समय भोजन मतलब आग क्या करती, बुझ जाती है। उसी प्रकार से हमें भोजन करने के पश्चात हमें आधा या 40 मिनट पश्चात या 30 मिनट के पश्चात या ज्यादा ही कहें कि आधे घंटे के पश्चात हम क्या करें? 40 से आधे घंटे मिनट के पास ही हम क्या करें? पानी पिए। नहीं तो आप जलती हुई आग में अगर आप जठर ग्रंथियां होती जो आप भोजन को जलाते था पचाती है, तो आप ये कहेंगे उसे तोड़ने का कार्य करती है। तो अगर उसमें आप तुरंत पानी पी लेंगे तो क्या आपका पाचन सही रहेगा? तो बेकार हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हम सभी बच्चों से ही अनुरोध कर रहे हैं कि अगर हम भोजन करने के पश्चात आधे घंटे या 30 मिनट या 20 मिनट के बाद ही क्या करें? जल को ग्रहण करें। ठीक है, तो एक बात आती है कि सरलीकरण या पाचन के आहार नाल में होता है। क्या आहार नाल होती है? पाचन जैसे छोटी आंत होती है जो वयस्कों में जो 30 फीट होती है, और वहीं पर देखा जाए जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो 20 फीट होती है। तो इसमें क्या आहार नाल में होती है। जो हमारा भोजन जो होता है, देखे हैं आपका 5 घंटे जो है वंशज में रहता है, 6 घंटे तक भोजन क्या करता है? पचने का मतलब मैक्सिमम समय जो होता है 5 से 6 घंटे लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, परंतु इन पदार्थों से उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए इनके शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाना अति आवश्यक होता है। अगर आपसे कहें कि जो हमारी आंत होती है, जो छोटी आंत होती है, इसमें इसकी तो आप 30 फीट होती है, आप लंबी, वहीं पर मोटाई देखा जाए तो आप 4 से लेके 5 सेंटीमीटर होती है। वहीं पर देखा जाए तो आप बड़ी आंत होती है वो आप 4 से जो 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपका इसी की तरह ये हमारी सहभागिता देती है जो आहार नाल। परंतु यहाँ देखिएगा कि परंतु इन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है जो हम भोजन उपापचयी पश्चात जो है सरलीकरण होने के पश्चात, पाचन होने के पश्चात, परंतु अभी इन पदार्थों से हमें क्या करती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाना अति आवश्यक है। भाई कोई भी कार्य है, हम अपने बॉडी को फिट करने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो भोजन ग्रहण जो पाचन होगा, सरलीकरण होगा। तो अब सरलीकरण करने के पश्चात हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक जो होते हैं, तो विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करेंगे, तभी हमारी शरीर क्या होगी? इसकी आवश्यकता पड़ती है भोजन पचाने की। तो इसके बाद शरीर तभी आपकी अच्छी होती है। ठीक उसी प्रकार से इन भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए देखिएगा, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, तो के लिए सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन अर्थात O2 का पहुंचाना भी अति आवश्यक है। अरे भाई, अगर ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाएंगे तो आपका ऑक्सीजन क्या करेगा? रक्त का कैसे ढोएगा? आप रक्त को संचार कौन करेगा? तो आप ऑक्सीजन ही करती है ना। तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड का जो है सर्कुलेशन
क्या कहता है, संचार जो ऑक्सीजन के माध्यम से होता है, ब्लड अपने से थोड़े चला जाएगा, नहीं, उसमें ऑक्सीजन आती है जो एक पार्ट के शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का कार्य क्या करती है, ऑक्सीजन ही करती है, जो ब्लड को एक धोने का कार्य करती है। देखिएगा उसके साथ साथ विभिन्न जो आप भोज्य पदार्थ ग्रहण किए रहते हैं वो भी। अब इसके बाद देखिएगा कहते हैं यह फेफड़े द्वारा वायु वातावरण से हमारे शरीर में पहुंचाती है। देखिएगा या फेफड़े के द्वारा, जो फेफड़ा होता है वो आप क्या करते हैं, जब भोजन करने के बाद जो रक्त बनता है जो अशुद्धिक रूप में, तो फेफड़ा क्या करता है, आप उसके द्वारा जो है क्या करता है, वो शुद्धिकरण करता है। और इसके बाद इसमें भी आता है कि फेफड़े द्वारा वायु वातावरण से शरीर में पहुंचाती है। देखिएगा सरल शब्दों में कहें इसको, और सरल शब्द के माध्यम से समझिएगा कि जटिल प्राणियों के शरीर में विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता अनुसार आवागमन होता है। मतलब वही कहते हैं आवागमन, मतलब आना और जाना। जब भोजन ग्रहण करते तो आना हो गया, अब भोजन का कर शरीर के माध्यम से एनएस के द्वारा बाहर निकालने की आप जाना हो गया, तो यही कारण आवागमन होता है। तो भोजन का क्या होता है, आवश्यकता अनुसार आवागमन होता है। यह परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। परिवहन अर्थात लाना और ले जाना। अब भोजन को हम क्या मुख ग्रहण करते हैं तो उसका क्या होता है, सरलीकरण होता है अर्थात पाचन होता है। पाचन होकर हमारे छोटी आंत के द्वारा जो होता है उसका पाचन किया जाता है, और क्या होता है, एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये आवागमन ही हुआ। तो इसके बाद और इसे सफलता पूर्वक संपन्न करने के लिए शरीर में एक विशेष प्रकार तंत्र उपस्थित होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, तंत्र उपस्थित होता है, और इस जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, या इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे परिसंचरण कहते हैं। इसी को दूसरे शब्द में कह दें तो आप कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कहते हैं, कोई प्रश्न करता है कि व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो परिवहन करता है। जो भोजन होते हैं, जो सरलीकरण होता है, पाचन होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, धमनी या आप कहें कोशिकाओं के द्वारा और नलिकाओं के द्वारा उसका क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब आता है इसमें प्रश्न, सभी जीवित उच्च श्रेणी के जंतुओं के लिए परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तो निम्नलिखित कारण क्या होते हैं, जैसे आप जानेंगे कि आहार नाल में पहुंची हुई भोजन के विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य। जो आहार नाल होती है हमारी, जो छोटी आंत होती है, उससे देखिए अभी मैं जैसे बताया को आप 30 फीट होती है, तो ये आहार नाल के माध्यम से क्या किया जाता है, भोजन के विभिन्न अंगों में क्या किया जाता है, पहुंचाने का कार्य किया जाता है। देखिए आहार नाल में पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। पहुंचाने सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है। देखिएगा सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए होती है, तो ऑक्सीजन ही पहुंचाने का कार्य परिवहन के द्वारा किया जाता है। तो उपापचय क्रिया के बाद उत्सर्जित पदार्थ, जैसे उपापचय, जब हम क्या करने भोजन करते सरलीकरण होता है तो उसका क्या उपापचय होता है। तो उपापचय होने के पश्चात पदार्थ को, जिसमें आप क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होता है, और अमोनिया आदि को क्या किया जाता है, कोशिकाओं से बाहर निकाल लिया जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर नहीं निकलेगी तो व्यक्ति की वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए क्या होते हैं, इन सभी की क्या होती है, उपापचय क्रिया के पश्चात जो उत्सर्जित पदार्थ है, अर्थात जो बेकार पदार्थ, जैसे आप माने कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, अमोनिया हो गए, इसे शरीर से क्या किया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। किसके द्वारा होता है, जो आपका एनएस के द्वारा इसे उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब इसी क्या कोशिकाओं से बाहर क्या शरीर की, आप कोशिका जो हमारी शरीर जो होती है कोशिकाओं से मिलकर बनी है ना, तो ये सभी क्या इसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब आते हैं परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसे परिसंचरण, पर मीन्स आने चारों तरफ, संचरण मीन्स आने हमारे पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है। जिसे देखिएगा थोड़ा सा एक स्टेप प्रेमिस देखिएगा, यह जंतुओं में का विकसित तथा विस्तृत तंत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए
कि यह एक क्या होता है, एक जाल होता है, परिसंचरण होता है, पूरे शरीर में क्या जाल की जैसी संरचना बनी होती है एक तंत्र के रूप में। देखिएगा यहाँ पर जो होते हैं कि ये शरीर विकसित विस्तृत तंत्र होता है, इसका इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों के माध्यम पदार्थों का नियंत्रण रासायनिक आदान प्रदान होता है। इसमें कहते हैं इसका कार्य विभिन्न अंगों द्वारा, जैसे विभिन्न अंग होते हैं, जब धमनी शिरा होती है उसमें ऊतक आता है, ये सभी के द्वारा जो होते हैं पदार्थों ऊतकों के माध्यम से निरंतर क्या होते हैं, रासायनिक आदान प्रदान क्रियाएं होती हैं। जो हम भोज्य पदार्थ कर लेते हैं उसका रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसका आक्सीकरण होता है तो वही आक्सीकरण रासायनिक आदान प्रदान क्रियाएं हुई, तो आप इसे कहते हैं, इसी क्रियाओं को आदान प्रदान क्रियाएं होती रहती हैं। आते जंतुओं में दो प्रकार के परिसंचरण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के परिसंचरण पाए जाते हैं। एक कहते हैं खुला परिसंचरण, जिसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें देखिएगा जैसे अभी मैं इसके पहले आपका इसके बताया था, इसमें थोड़ा देखिएगा, यह परिसंचरण तंत्र ऊतक द्रव्य एवं रुधिर में भरे असीमित पात्रों का बना होता है। एक असीमित पात्र का ये बना हुआ होता है जो आप खुला परिसंचरण होता है। इसमें कोशिका जैसी पतली नलिकाएं सदा अनुपस्थित रहती हैं। अभी मैं पूछा हूँ, बताया हूँ कि इसमें क्या कोशिकाएं क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, पतली कोशिकाएं। इसमें ऊतक के द्वारा क्या होता है, भोजन जो पचा रहता है ऊतक के द्वारा शरीर के पूरे भाग में क्या किया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया। हमारी शरीर ऊतक के द्वारा छोटी छोटी कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है, तो ऊतक ही क्या करता है, पूरे आप खुले परिसंचरण के रूप में क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। इसी को कहते हैं खुला परिसंचरण। और बंद परिसंचरण में कोशिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, जो उस नलिका के द्वारा जो भोजन को ग्रहण किया जाता है विभिन्न तत्वों के रूप को, ठीक है। इसमें आते हैं, इसी को कहते हैं बंद, इसी को कहते हैं खुला। अब इसमें देखेगा यह बनता, इसमें कोशिकाएं सदैव पतली नलिका सदैव क्या होती है, अनुपस्थित रहती है। खुले परिसंचरण में वो डायरेक्ट जो होता है ऊतक में ही क्या करते हैं, विलीन हो जाता है, ठीक है। जो हम पोषक तत्व इत्यादि भोजन लेते हैं वो उपापचयी क्रिया के पश्चात उससे शरीर में ऊतक के द्वारा क्या हो जाता है, शरीर में अब्जर्व हो जाता है, ले लेता है, और इससे अब्जर्व हो जाता है जो तत्व के रूप में होता है। इसी को कहते हैं खुला आपका परिसंचरण बोलते हैं। और बंद में नलिकाओं के द्वारा होता है, कोशिकाओं के द्वारा होता है, इसलिए बंद कहा जाता है, ठीक है। जो कि नलिका होती है उसके अंदर जाएगा तो बंद ही रहेगा ना नलिका के अंदर, तो इसी कारण से बंद परिसंचरण कहते हैं। देखिएगा और आगे होता है, इसमें कोशिकाएं सदैव पतली नलिका सदैव अनुपस्थित रहती हैं। जैसे इसमें देखिएगा तो इस प्रकार परिसंचरण तंत्र में ऊतक की कोशिकाएं सदैव रुधिर जैसे, देखिएगा आप यहाँ पर आते हैं, जैसे देखिएगा जैसे परिवहन पदार्थ के सीधे संपर्क में रहता है। इसमें सीधा संपर्क, जैसे ऊतक होता है उससे सीधा संपर्क रहता है, इसमें कोई नलिका भाग नहीं लेती है। अभी आपने पढ़ा कि नलिका अनुपस्थित होती है, तो इसमें जैसे आप पाते हैं, इसमें कौन से उदाहरण आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के कीट, जो कीट होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, ये ऐसी संरचना उसमें ऐसा देखने को मिलता है। जैसे समझ लीजिए जितने आर्थ्रोपोडा के जंतु आते हैं, कीट पतंग इत्यादि जो ये सभी आते हैं। अब आज अगला ऑप्शन दिखेगा कि बंद परिसंचरण होता है। देखिएगा बंद परिसंचरण एनिलिडा आता है, जिसमें केचुआ आते हैं, मनुष्य आते हैं, ये सभी दिखेगा बंद परिसंचरण के अंतर्गत। एग्जाम्पल फॉर मी, अतः हम सभी लोग इसमें देखेगा आते हैं, जिसे आपका क्लोज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब आते हैं, देखिएगा इस प्रकार के परिसंचरण तत्व में रुधिर सदैव निश्चित वाहिनियों में, मतलब बंद परिसंचरण में इस प्रकार के तंत्र में जो रुधिर वाहिनियों में क्या करते हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उपापचय की सरलीकरण होता है, तो इसकी ये क्या होती है, रुधिर वाहिनियां होती है। उस वाहिनियां के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को सरलीकरण, भोजन को क्या होते हैं, पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसी कारण इसे बंद परिसंचरण कहा जाता है। अब यहाँ पर सुनिएगा, ये तथा इसके ऊतकों के साथ सीधे संपर्क में कभी नहीं आता है। अभी मैं पूछा हूं, जो बंद परिसंचरण उसमें ऊतक डायरेक्ट संपर्क में आता है, लेकिन जो बंद परिसंचरण होता है इसमें क्या ऊतक की सहभागिता नहीं, अर्थात डायरेक्ट नहीं होकर इनडायरेक्ट में होता, अर्थात जो हमारी धमनियां होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, ये दिखा वाहिनियों द्वारा हम भोजन को इत्यादि जो पचा हुआ भोजन होता है उसके द्वारा होता है, तब उसके माध्यम से जो है हमें हमारे ऊतक इत्यादि को भोजन या पोषक तत्व मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिएगा इसके ऊतक के साथ होता है। अब इसमें आते ही देखिएगा कि
शरीर के ऊतकों में रुधिर पहुंचाने का आकार सबसे उपयुक्त सरल तरीका है। ठीक है, ये सबसे सरल तरीका माना जाता है। इस परिसंचरण तंत्र में केवल ऊतकों के अस्तर बहुत ही महीन कोशिकाएं होती हैं। जो छोटी छोटी आप महीन कोशिकाएं होती हैं, यही बंद परिसंचरण में क्या होती हैं, सहायता करती हैं परिसंचरण के लिए, अर्थात कह लें परिसंचरण में भाग लेती हैं। और इसमें क्या होते हैं, जैसे आप जैसे में कहेंगे, और इसमें क्या दिखेगा, और उपस्थित होती हैं। इसमें क्या होती है, बहुत महीन कोशिकाएं क्या होती हैं, का तो उपस्थित होती हैं। अब कौन सी एग्जाम्पल के रूप में देखें, कौन से लोग आते हैं, जिसमें आप आते, एक संघ आता एनिलिडा। एनिलिडा के जंतु आते हैं, जैसे आप देखेंगे एनिलिडा हो गया, इसके बाद आते हैं कार्डेटा। तो एनिलिडा, कार्डेटा, ये दो आते हैं, जिसमें एनिलिडा के जो जंतु होते हैं वो आते हैं आपके केचुए। वो आप इसमें क्या होते हैं, इसके अंतर्गत इनका द्वारा देश में बंद परिसंचरण के उदाहरण के रूप में एनिलिडा के जंतु जैसे केचुआ, और इसका कार्डेटा भी जंतु आते हैं। इसमें कार्डेटा में आते हैं जैसे खरगोश हो गया, कार्डेटा में खरगोश हो गया, और हम लोग भी आते हैं, एग्जाम्पल फॉर ह्यूमन पर्सन। ये आप क्या करते हैं, कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें खरगोश हो गया, मनुष्य इत्यादि को इसमें आते हैं। ये आपके बद्ध परिसंचरण तंत्र के अंतर, जिसे हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, थैंक्स गाइस। हम आप दूसरे दिन एक टॉपिक का लेकर आएंगे, जिसमें मनुष्य में परिसंचरण की संरचना का कैसी होती है या कैसे होता है, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, या आप कह ले स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मतलब मनुष्यों में कैसे होता परिसंचरण, तो ये सभी जानने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।